हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, जो कि हमारा क्लास 9th इकोनॉमिक का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम इसके आज इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि पालमपुर कैसा विलेज है, वहाँ पर क्या होती है। तो ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पहले ही द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, और जो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी जो चैप्टर है, सिविक्स का पहला चैप्टर, उसे हमने कंप्लीट करवा दिया है। और ये दोनों ही आपके टर्म 1 में आ रहे हैं और ये चैप्टर भी टर्म 1 के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए मैंने जो भी टर्म 1 में आ रहे हैं उनको पहले मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उस वीडियो को अगर आपने जो पहला हिस्ट्री का है और जो पहला सिविक्स का है उसे कम देखा नहीं है तो आप चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक विलेज की बात कहानी बताई गई है हमें। कौन सी विलेज की? पालमपुर। तो हम पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे कि पालमपुर कैसा है, वहाँ पर क्या होती है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो देखिए, पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब कि पालमपुर। हाँ, एक बात और, आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हैंड रिटेन नोट्स हैं, ऐसे आप बहुत ही अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। तो देखिए, हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर जो है एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक विलेज है यहाँ पर। काल्पनिक विलेज का मतलब अगर आप नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। मतलब कि ये एक विलेज जो है वो काल्पनिक तरह से काल्पनिक है। और इसे इस चैप्टर में इसलिए बताया गया कि ताकि आप लोगों को कुछ सीखने के मिले कि कैसे गांव में लोग जीवन व्यतीत करते हैं, खेती करते हैं, खेती करके कैसे उससे अपना जीवन चलाते हैं। तो इसके लिए टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी की वजह से इस काल्पनिक गांव को आपके चैप्टर में, आपके इकोनॉमिक के चैप्टर में दिया गया है। तो देखिए, पालमपुर जो है, पालमपुर का मेन एक्टिविटी मतलब मेन कार्य जो वहाँ के लोग करते हैं वो है फार्मिंग। मतलब कि फार्मिंग से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ पर किसान हैं, किसान लोग हैं वहाँ पर, मतलब कि खेती बाड़ी कर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो पालमपुर का मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। पालमपुर में कितने फैमिलीज हैं? पालमपुर 415 फैमिलीज पूरे रहते हैं। पालमपुर में 415 फैमिलीज रहते हैं, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बड़ा गांव है। 450 फैमिलीज, टोटल फैमिलीज 450 फैमिलीज हैं। मतलब कि वहाँ पर जो पालमपुर गांव है वहाँ पर 450 पूरे फैमिलीज हैं। और फैमिलीज की बात कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं हो रहा है, मतलब कि एक घर जैसे कह सकते हैं। उसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज है, मतलब कि उसमें से जो 80 फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट की फैमिलीज है। मतलब कह सकते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं, धनी वाले लोग हैं, ठाकुर पंडित कह सकते हैं। गाँव में ठाकुर पंडित जो थोड़े लोगों को अमीर, मतलब कि अपर कास्ट के माने जाते हैं, तो वो लोग 80 अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं, जिनके पास खुद ऑन द मेजोरिटी एंड लैंड इन द विलेज। मतलब कि जो 80 अपर कास्ट के जो फैमिलीज हैं उनके पास खुद की ज़मीन है, वो खुद की ज़मीन पर खेती करते नहीं, करवाते हैं दूसरे लोगों से। अभी मैं बताऊंगा किससे करवाते हैं। तो देखिए, पालमपुर में 450 टोटल फैमिलीज हैं, जिनमें से 80 जो अपर कास्ट की फैमिलीज है, मतलब कि बड़े लोगों की ज़मीनें हैं, जो धनी लोग थोड़े से हैं। और उसमें से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ST, मतलब कि जो 1/3 पॉपुलेशन है, किसमें से? 450 फैमिलीज में से जो 1/3 पॉपुलेशन है वो क्या है? वो दलित लोग हैं। दलित लोग, वो लोग क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज SC/ST दलित। दलित का मतलब आपको जानते हैं कि जो थोड़े नीचे कास्ट के लोग होते हैं। गांव में ऐसा ज़्यादा भेदभाव अभी लोग कितने लोग करते हैं। तो देखिए, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज SC/ST दलित। दलित लोग हैं, मतलब कि, और उनके पास देखिए, उनके दलित जो लोग हैं मच स्मॉलर हाउसेस कंपेयर टू द हाउसेस ऑफ द अपर कास्ट फैमिलीज। मतलब कि जो इस पालमपुर में जो अपर कास्ट के फैमिलीज हैं, कौन लोग? 80 फैमिलीज जो अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, उनसे, उनके कंपेयर में, उनके घरों के कंपेयर में इनके घर बहुत ही कमज़ोर हैं, छोटे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मतलब कि जो लोग अमीर है तो वैसे भी इन लोगों के जो घर हैं वो बड़े बड़े रहेंगे। तो जो स्मॉलर लोग हैं, SC/ST दलित लोग हैं, उनके जो घर हैं वो 80 जो अपर कास्ट के फैमिलीज हैं उनसे छोटे हैं। और इन लोगों के पास अपना खुद का ज़मीन भी नहीं है। ये दूसरे लोगों को, कितने लोगों के पास तो ज़मीन होता है पर कितने लोगों के पास ज़मीन नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है, जो पालमपुर है उसमें
450 फैमिलीज हैं। आपको सब कुछ जो देखिए जैसा भी अमाउंट वाला या क्वांटिटी वाला या फिर कोई प्लेस का स्थान या फिर कोई डेट है, सब कुछ याद करना है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 450 फैमिलीज है, जिसमें से 80 अपर कास्ट की फैमिलीज हैं और जिनके पास खुद के लैंड्स हैं, और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इस दलित है, मतलब कि गरीब लोग हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, उनके घर छोटे छोटे हैं। और देखिए पालमपुर जो है वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। जो पालमपुर है वो एक ऐसा गांव भी है जो अपने नेबरिंग के साथ, अपने नेबरिंग विलेज के साथ, नेबरिंग टाउन्स के साथ बहुत ही अच्छे तरह से कनेक्टेड है। उसके 2 चौराहे भी कह सकते हैं आप। बड़े शहर, एक तरह से बड़े टाउन है, बड़े शहर कह सकते हैं, मतलब बड़े चौराहे, गांव में चौराहे जिसे कहा जाता है, वो है रायगंज। रायगंज है, रायगंज एंड शाहपुर। दो एक बड़े टाउन्स भी हैं, बड़े विलेज हैं, बड़े चौराहे हैं, जिनमें का जो है रायगंज और शाहपुर। दो जो पालमपुर है उसके 2 चौराहे हैं, सम कह सकते हैं। एक है रायगंज और एक है शाहपुर। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो रायगंज है और शाहपुर है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, लोग अपने जो अनाज होते हैं, अपने मतलब कि कोई सामान लेना होता है तो चौराहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अगर कुछ बेचना होगा अपने प्रोडक्ट्स को तो वो भी वहाँ पर ले जाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर रोड्स भी, मतलब कि वहाँ पर हमेशा गाड़ियाँ चलती रहती हैं, साइकिल चलती रहती हैं, बैलगाड़ियाँ चलती रहती हैं, ट्रक चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं, ये सब चलते रहते हैं। एक तरह से थोड़ा कह सकते हैं कि बड़ा टाउन है। ये एक चौराहा है जहाँ पर पालमपुर के लोग जो हैं वो अपने अनाजों को लाकर बेचते हैं। यहाँ पर से कोई सामान ले जाना होता है, जैसे कि अपने खेती करने के लिए फर्टिलाइज़र हुआ, और भी बहुत सारे सीड्स वगैरह ले जाना होता है, तो यहाँ से अपना वो ले जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पालमपुर है वो बहुत ही एक वेल कनेक्टेड विलेज है, जो अपने मतलब कि बड़े कस्बों के साथ भी बहुत ही अच्छे तरह से कनेक्टेड है। हम आपको ये भी बताएंगे कि रायगंज, शाहपुर, रायगंज जो है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। और मतलब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको केवल इतना बता दे रहा हूँ कि पालमपुर में अभी क्या है। हम इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो पालमपुर है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है जहाँ पर 450 फैमिलीज हैं, उनमें से 80 जो हैं वो अपर क्लास की फैमिलीज हैं, और 1/3 पॉपुलेशन जो है वो ST है। उनके जो चौराहे भी बड़े बड़े हैं, रायगंज और शाहपुर, और वहाँ पर लोग ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अपने बैलगाड़ियों से ले जाते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अब देखिए पालमपुर जो है, पालमपुर में क्या क्या चीज़ का अवेलेबल है, पालमपुर में क्या क्या चीज़ है। तो पालमपुर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की भी अवेलेबिलिटी है, मतलब कि अभी ऐसे बहुत सारे भी गांव होंगे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर अब तक लगभग सभी गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, सरकार ने फैला चुकी है। पर ऐसे कोई एक गाँव हो सकते हैं। तो अवेलेबल जो पालमपुर है वो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धि है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है कह सकते हैं। 2 प्राइमरी स्कूल एंड ए हाई स्कूल, वहाँ पर पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल का क्या मतलब? प्राइमरी स्कूल मतलब कि जो जैसे देखिए हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ होते हैं बड़े बड़े स्कूल, वहाँ पर जैसे प्राइमरी स्कूल होता है, लोग सबसे पहले बच्चों को प्राइमरी स्कूल में डालते हैं, फिर वहाँ से हाई स्कूल 10th के स्कूल को कहा जाता है, जो 10th तक रहते हैं। तो वहाँ पर देखिए तो 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, और देखिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड ए प्राइवेट डिस्पेंसरी। मतलब कि देखिए आपको ये सब याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है, और इस पर एक क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज में दिया होगा NCERT के। देखिएगा कि मतलब कि पालमपुर में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धि है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। जो पालमपुर है वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, मतलब कि एक तरह से प्राइमरी मतलब एक बहुत छोटा बड़ा जो है एक हेल्थ सेंटर है, मतलब कि हॉस्पिटल कह सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल बड़े होते हैं और ज़्यादा। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी हो सकता है। डिस्पेंसरी का क्या मतलब है? डिस्पेंसरी का मतलब होता है औषधालय, मतलब कि आप कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ मेडिकल जैसे इंग्लिश में नहीं बोलते मेडिकल स्टोर, उस तरह का औषधालय डिस्पेंसरी भी पालमपुर में है। जो डिस्पेंसरी है वो प्राइवेट है, मतलब कि वो सरकार की द्वारा नहीं है, जो सरकार के द्वारा है वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा है, पर एक जो प्राइवेट डिस्पेंसरी है वो प्राइवेट है। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि पालमपुर में कैसा गांव है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने जो स्टोरी ऑफ पालमपुर है उसे स्टार्ट किया था और उसमें देखा था कि किस तरह वहाँ के लोग हैं वहाँ पर किस तरह अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइडेड हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी वहाँ पर है। तो वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब पहले क्या समझिए, ये क्या होता है। प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कैसे होता है, प्रोडक्शन किस तरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, प्रोडक्शन के लिए, फूड के प्रोडक्शन के लिए, ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो किस तरह पालमपुर में प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होता था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उससे प्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट वी वांट, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पर कहने की कोशिश क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट वी वांट, मतलब कह रहा है कि जो गुड्स और सर्विसेज जो हम चाहते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तभी हम गुड्स के प्रोडक्शन कर पाएंगे, सर्विसेज के प्रोडक्शन कर पाएंगे, ग्रेन्स के प्रोडक्शन कर पाएंगे, जो भी चीज़ हैं उनकी हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। और वो 4 चीज़ें क्या हैं, तो उन 4 चीज़ों के बारे में चलिए सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, 4 चीज़ों में सबसे पहला चीज़ जो है वो है लैंड। तो लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मिंग या फिर गुड्स प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है लैंड। अगर आपके पास लैंड ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ पर फार्मिंग करेंगे और फूड ग्रेन्स कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, तो खेती तो मुमकिन ही नहीं है लैंड के विदाउट। तो देखिए, लैंड जो है, लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मिंग, गुड्स प्रोडक्शन, सर्विसेज प्रोडक्शन। तो देखिए, लैंड अलॉन्ग विद द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट एंड वाटर मिनरल्स। अब जो लैंड्स है वो भी नहीं कि लैंड्स केवल लैंड ही हो जाए, ऐसा नहीं कि वहाँ पर ऐसा लैंड हो जहाँ पर कोई भी चीज़, उसमें लैंड में कोई फर्टिलिटी हो ही ना, उसमें कोई भी चीज़ हम उपजाएं तो वो उपज ही ना हो। लैंड्स होके तो वो कैसे हो कि उसके दाएं बाएं, मतलब उसके कुछ नज़दीक में ही नेचुरल रिसोर्सेस हों, फॉरेस्ट हों, वाटर्स हों, मिनरल्स हों, ये सब की उपलब्धियां वहाँ पर होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो देखिए, आपको याद रखते चलना है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, लैंड जो सब 4 चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, उसमें से पहला है लैंड। और लैंड भी ऐसी नहीं कि जो बिल्कुल ही उपजाऊ हो ही ना, लैंड भी होना चाहिए तो उपजाऊ होनी चाहिए। और लैंड अलॉन्ग विद द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर्स एंड मिनरल्स। लैंड जो है लैंड होके और साथ ही साथ अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी होके, जैसे फॉरेस्ट हो, पेड़ पालो होके, ताकि वो जो वाटर्स हैं उसे अपने इकट्ठा कर सकें, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकें, और फर्टिलाइज़र मतलब कि खेतों को और भी उपजाऊ बना सकें। वाटर्स होके, बिना वाटर के तो एक तरह से और भी खेती नहीं मुमकिन है। और मिनरल्स होके, लैंड्स में मिनरल्स होके। और दूसरी चीज़ जो हमारी है, दूसरा चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है खेती के लिए, या फिर कहें कि गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या फिर सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, तो वो है लेबर्स मतलब क्या होता है? लेबर्स मतलब तो आपको पता ही होगा कि लेबर्स मतलब होते हैं मजदूर, कामगार, मतलब कि जो लोग काम करते हैं तो उन लोगों को लेबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पीपुल विल वर्क स्किल्ड, अनस्किल्ड, एडुकेटेड और अनएडुकेटेड। खेती ऐसे लोग कर सकते हैं जो स्किल्ड होके, अनस्किल्ड भी लोग भी कर सकते हैं, एडुकेटेड हों, अनएडुकेटेड हों, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है खेती करने के लिए। मतलब कि एक साधारण व्यक्ति भी जिसे थोड़ी बहुत मतलब कि उसे नॉलेज हो तो वो बहुत ही आसानी से खेती कर सकता है और उससे अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो देखिए, जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मतलब होना चाहिए किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, मैं इसे केवल खेती के ही प्रोडक्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो, अगर जब लेबर्स रहेंगे, जो काम करने वाले हैं उनमें वर्कर्स हैं वो नहीं रहेंगे तो कोई काम अपने आप तो हो नहीं जाएगा। अगर मशीन भी रहेगी तो मशीन भी बिना लेबर्स के नहीं चलेगी।
तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट थिंग है वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का क्या मतलब है? देखिए फिजिकल कैपिटल जो है वो पहले देखिए फिजिकल कैपिटल के बारे में जान लीजिए कि क्या होता है। वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड्स एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ पर कहने की कोशिश क्या कर रहा है, देखिए फिजिकल कैपिटल हम उन चीज़ों को कहते हैं जो चीज़ प्रोडक्शन के ड्यूरिंग हर वक्त लगता है, मतलब कि हर समय लगता है, हर समय उन चीज़ों का ज़रूरत होता है। फिजिकल कैपिटल हम उन्हें कहते हैं। वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान जो वो चीज़ जो हर मतलब कि काम आती हो प्रोडक्शन करने के लिए। तो फिजिकल कैपिटल जो है वो दो तरह के हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। फिक्स्ड कैपिटल, देखिए फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, आपको दोनों याद रख रहे हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल पहले क्या होता है उसे जानने की कोशिश की। फिक्स्ड कैपिटल टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स इटीसी, मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल जो होते हैं वो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, मतलब अगर टूल्स रहेंगे तभी तो आप खेती करेंगे। बिल्डिंग्स उतना इम्पोर्टेंट, बिल्डिंग्स भी हैं रहने के लिए, इटीसी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है लैंड्स है, फिर लेबर्स है, फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल उन चीज़ों को कहा जाता है जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं खेती के दौरान या फिर किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के दौरान। तो और फिजिकल कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि जो फिक्स्ड है उनका हमेशा यूज आता है और उन्हें मतलब कि किसी चीज़ के बदलाव से नहीं वो बदल जाते हैं। जैसे देखिए अगर आप किसी चीज़ का खेती कर रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ का मतलब कि प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेंगी, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेंगी। हालांकि मतलब कि वो जो टूल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं पर टूल्स मशीन की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेंगी ना। और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी, इट हैज़ चेंज डे बाय डे। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, मनी होते हैं। तो देखिए अब देखिए वर्किंग कैपिटल, अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स्ड रहेगा मतलब कि टूल्स लगेगा तो टूल्स लगेगा, और वर्किंग कैपिटल है रॉ मटेरियल्स और मनी। किसी चीज़ अगर देखिए आप खेती कर रहे हैं तो उसमें दूसरे चीज़ रॉ मटेरियल लगेंगे, और अगर आप दूसरे चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिशिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें दूसरे रॉ मटेरियल्स लगेंगे। कुछ में पैसे कम लगेंगे तो कुछ में पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो वही चेंज डे बाय डे। तो आपको दोनों में डिफरेंस वैसे समझ में आ गया होगा, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स्ड रहता है, टूल्स लगेंगे तो टूल्स लगेंगे, मशीन्स है तो मशीन्स भी लगेंगे। हाँ वो टूल्स और मशीन्स डिफरेंट हो सकते हैं पर लगेंगे ज़रूर। वर्किंग कैपिटल में जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे खेती कर रहे हैं तो आपको फर्टिलाइज़र लाना पड़ेगा और भी जैसे रॉ मटेरियल्स उन सबको लाना पड़ेगा, और मनी भी आपको हो सके कम लगाना पड़े दूसरे प्रोडक्शन के मुकाबले या फिर ज़्यादा लगाने पड़े, तो ये सब हो सकता है। और जो चौथा पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है, द नॉलेज एंड इंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। देखिए अगर जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी काम को नहीं कर सकते, किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे, इसीलिए नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, से उनमें से सबसे पहला है लैंड। अगर लैंड नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर जिस भी चीज़ का आप प्रोडक्शन करेंगे आप लैंड ही पे ही करेंगे। लेबर्स चाहिए, लेबर्स अगर नहीं रहेंगे तो आप प्रोडक्शन करेंगे कैसे, किसकी बदौलत करेंगे। फिजिकल कैपिटल में 2 तरह के होते हैं, मतलब फिजिकल कैपिटल जो वैरायटी हमें जो इनपुट्स लगते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं जिनका प्रोडक्शन के दौरान, उन्हें हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल फिजिकल कैपिटल के ही पार्ट हैं। फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन वगैरह, वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल्स, मनी। ह्यूमन कैपिटल होता है द नॉलेज एंड इंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स को नॉलेज होता है, नॉलेज होना चाहिए, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। देखिए जैसे खेती भी कर रहे हैं तो आपको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि किस तरह खेत को जोता जाता है, किस तरह खेत में फसल बोई जाती हैं, किस समय किस फसल की खेती की जाती है। तो इन सब का नॉलेज तो जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बिना नॉलेज के कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। तो ये था आज का इस वीडियो, और अगले वीडियो में हम देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही, और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोट्स डाउनलोड करें और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर में
फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में खेती किस तरह की जाती थी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो तक आपको बता चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है कोई भी सर्विस को का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो सब हमने पीछे वीडियो में कवर किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में किस तरह खेती की जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पालमपुर में बहुत ही कठिनाई में खेती की जाती थी। तो क्या कठिनाई थी वहाँ पर, तो देखिए खेती करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है लैंड। अगर आपके पास लैंड नहीं रहेगा तो आप खेती कर ही नहीं सकेंगे। तो क्या थी पालमपुर में, लिमिटेशन ऑफ द लैंड एज ए रिसोर्सेज, लैंड इज़ फिक्स्ड। जो लैंड थे वो फिक्स्ड है, उनकी कमी थी। वहाँ के रिसोर्सेज के अनुसार वहाँ पर लैंड की ना उतनी कमी थी, जितने की वहाँ पर रिसोर्सेज चाहिए होते थे उसके मुकाबले लैंड की कमी थी। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग 75%। पालमपुर में लगभग 75% लोग प्रोडक्शन करते थे, खेती करते थे। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग खेती करेंगे तो ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी। तो ये कारण था कि जो ज़मीन थी, लैंड्स वगैरह थी, वो लिमिट थी। लोगों को एक लिमिट में ही लैंड्स मिली हुई थी। कॉन्स्टेंट ओवर द प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता था उस पर भी वो भी एक निश्चित ही होता था, क्योंकि जो एरिया थे वो जो लैंड्स थे वो बिल्कुल ही कवर हो चुके थे और लैंड लिमिट भी थे और कल्टीवेट भी हो चुके थे। तो इस तरह से लैंड जो फिक्स्ड है, जिसकी वजह से और दूसरे तरह के प्रोडक्शन करना मुमकिन नहीं था। जबकि अगर लैंड ही नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन दूसरे तरह के कैसे हो पाएंगे। तो इसकी वजह से ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। उसके बाद जितने लोगों के रहने से जितने भी लैंड बचते थे उसे कल्टिवेट किया जाता था और उस पर फसल बोए जाते थे। तो रैनी सीजन्स में खरीफ फसल को ग्रो किया जाता था। आप 8th क्लास में, 7th क्लास में, पिछले क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि 3 तरह के फसल्स होते हैं, लोगों को माना जाता है। एक होता है खरीफ, एक होता है रबी और एक होता है जैद। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जैद होता है। तो 3 तरह के फसल माने जाते हैं, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी और एक होता है जैद। तो देखिए जो रैनी सीजन्स होते थे उनमें खरीफ फसल के ग्रो किया जाते थे और क्या बोए जाते थे, ज्वार, बाजरा, राइस, ये सब रैनी सीजन में बोए जाते थे, क्योंकि राइस के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से रैनी सीजन में वो फुलफिल हो जाता है। और अक्टूबर दिसंबर में जो ठंड का स्टार्टिंग समय होता है, उसमें पोटैटो उगाया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पोटैटो ग्रो किया जाता था। विंटर सीजन में रबी फसल को बोया जाता था और वीट उगाया जाता था। वीट को आपको पता ही होगा, वीट उगाया जाता था विंटर सीजन में। जिससे रबी फसल किया जाता था। और साल में एक बार जरूर लोग शुगर कैन को जरूर बोते थे अपने खेतों पर। मतलब कि हर साल जरूर लोग शुगर कैन बोते थे। शुगर कैन किस लिए बोते थे, जैगरी के लिए। आपको जैसे पता होगा कि शुगर कैन से शुगर और जैगरी का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ के लोग जैगरी का भी प्रोडक्शन करते थे और हर साल लगभग वहाँ के लोग शुगर कैन ग्रो करते थे। अब देखिए क्वेश्चन है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यहाँ पर कहने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या ऐसा कोई रास्ता है कि एक ही लैंड पर एक से अधिक फसल को ग्रो किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ही मुमकिन है और इनको हम मुमकिन कर सकते हैं 2 तरह की क्रॉपिंग से। पहला तो है मल्टीपल क्रॉपिंग आपको पहले मैं बता देता हूँ मल्टीपल क्रॉपिंग होता क्या है। मल्टीपल क्रॉपिंग फर्दर हेल्प इन इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। मल्टीपल क्रॉपिंग हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग का अगर कोई पूछे कि क्या होता है तो आप डिफिनेशन की तरह भी इसे बोल सकते हैं कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि एक ही साल में एक लैंड पर एक से अधिक तरह के फसलों को उगाना ही मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऊपर ही बताया कि रैनी सीजन्स में लोग ज्वार, बाजरा, राइस वगैरह उगाते थे और अक्टूबर में पोटैटो, विंटर सीजन में रबी वीट उगाते थे और शुगर कैन भी उगाते थे। तो ये एक मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। कैसे, क्योंकि एक ही साल में एक लिमिट रख के, महीनों का लिमिट रख के कई तरह के फसल को उगा रहे हैं। तो ये हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। अब एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग।
मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक सेम समय पर, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि महीनों का लिमिटेशन रखा गया था कि रैनी सीजन में ज्वार बाजरा उगेगा, अक्टूबर से दिसंबर में पोटैटो उगेगा। पर मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही बार एक फील्ड में एक ही बार एक से अधिक फसलों को उगाया जाएगा। जैसे कि ज्वार बाजरा, यहाँ पर देखिए ज्वार बाजरा है, तो अगर मान लीजिए एक ये फील्ड है पूरा, तो यहाँ पर इसे आधा डिवाइड कर देंगे, इधर ज्वार डाल देंगे और इधर बाजरा की खेती कर लेंगे। तो एक ही टाइम पर इसके लिए इन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, टाइम नहीं बदलना पड़ेगा, मतलब कि कुछ महीने के बाद बाजरा को उगाएं, फिर कुछ महीने बाद ज्वार को। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही बार दोनों को उगाया जा रहा है। और मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता था कि एक साल का टाइम पीरियड रखकर उसमें लिमिटेशन रखकर उगाया जाता था। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या अंतर है। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि एक लैंड पर एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है एक साल के अंदर, और यहाँ पर एक ही टाइम पीरियड पर एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है। अब देखिए इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रो। अब देखिए इरिगेशन आपको पहले बता देता हूँ। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन होता है सिंचाई करना, उसे पानी देना, तो उसे कहीं हम इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रो। इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी से मोर और भी ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। तो वो देखिए कैसे होगा, तो देखिए इन द रबी एंड जेद सीजन्स आल्सो। देखिए जो रबी और जैद सीजन्स होते हैं उनमें देखिए वो बरसात के समय नहीं होते हैं। तो उस समय अगर हम सही टाइम पर इरिगेट नहीं करेंगे, फसलों को पानी नहीं करेंगे, सिंचाई नहीं देंगे, तो वो फसल उतने अच्छे नहीं होंगे जितने अगर हम उस पर ध्यान देंगे शुरू से स्टार्टिंग से ही, और उस पर हम इरिगेशन करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता था, इरिगेशन देखिए खरीफ फसल जो है राइस वगैरह ये सब तो रेनी सीजन में बोया जाता है, तो इसमें उतना पानी का कमी नहीं पड़ता है, और पड़ भी जाता है तो थोड़ा लोग उसमें भी चला देते हैं, पानी को सिंचाई कर देते हैं। पर जो विंटर सीजन और जो समर सीजन होता है उसमें उतना बरसात नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें इरिगेशन करना पड़ता ही है। तो देखिए रबी और जैद सीजन में ये जो होते हैं वो ठंड के मौसम और गर्मी के सीजन में होते हैं। तो इसमें वेल, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स एंड कैनल से पानी को लाया जाता है और खेतों को इरिगेट किया जाता है। वेल आपको जैसे पता ही होगा, कुआं, ट्यूबवेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबवेल से चलाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी का क्यों इम्पोर्टेंट है इरिगेशन के लिए, इम्पोर्टेंट क्यों है इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए वही बता रहा है, व्हेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रिफाइड फार्मिंग इन पालमपुर गॉट बूस्ट बाय यूजिंग ऑफ मोटर। देखिए पहले क्या होता था, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पालमपुर की बात हो रही है, पालमपुर में जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब तक वो कुओं से निकालकर पोंड से इन सब जगहों से पानी को लाकर वहाँ पर फसलों को इरिगेट करते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आ गए तो मोटर्स आ गए, और मोटर्स की वजह से ट्यूबवेल्स चलने लगे, इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल्स चलने लगे। तो वही बात हो रहा है कि जो उन्हें लोग इतना मतलब कि उनकी जो इरिगेशन करने की फैसिलिटी थी वो और भी इलेक्ट्रीफाइड हो गई। व्हेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इरिगेशन होने लगा। तो जो पालमपुर है उनमें मोटर्स आ गए और जो इरिगेशन होने लगा वो और भी अच्छी तरह से होने लगा। अब देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इस समय मॉडर्न के किस तरह से किया जाता है फार्मिंग, मतलब कि नए ज़माने में मॉडर्न समय में फार्मिंग किस तरह किया जाता है। यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड, मतलब कि इस समय क्या हो रहा है, लोग एक ही लैंड से अलग अलग तरह के मॉडर्न मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रोडक्शन है और भी इंक्रीज हो जाता है एक ही लैंड पर। अब देखिए क्या क्या यूज़ करते हैं, अब लोग यूज़ करते हैं HYC सीड्स। HYC का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई यील्ड वैरायटी मतलब अच्छे क्वालिटी के सीड्स को लाते हैं और उसी डालते हैं। पहले क्या होता था, उतने लोग इतने समझदार नहीं थे और इतना
इतना समझ कह सकते हैं कि हमारा साइंस भी इतना विकसित नहीं था। तो पहले जो लोग थे वो लोग अपने घर से ही अनाजों को ले जाकर बोते थे। पर अब क्या हो गया है कि हाई ईल्ड वैरायटी अब सीड आ गई हैं, वैरायटी की सीड्स आने लगी हैं, जिससे कि जो फसल्स हैं वो और भी जल्दी ग्रो करते हैं। मॉडर्न मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, पहले के ज़माने में थ्रेसर वगैरह नहीं थे, पहले लोग बैलों से ही खेत को जोता करते थे। पर इसमें अब ट्रैक्टर आ गए हैं, थ्रेसर्स आ गए हैं। तो इन सब की वजह से जो मत कह सकते हैं कि जो फार्मिंग है और भी इजी हो गई है, और भी इन सब की मदद से और भी वो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो यही था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे द ग्रीन रिवॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पालमपुर है वहाँ पर फार्मिंग किस तरह की जाती थी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद किस तरह इरिगेशन फैसिलिटी चेंज हुई थी। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। तो आप नहीं देखे तो चैनल में जाइए और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। कितने लोग इसका मीनिंग ये समझ लेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन मतलब हरा और रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, हरे लोग क्रांति करने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरियाली आ गई थी वहाँ पर पालमपुर में, या फिर कहें कि हमारे मतलब कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बताए गए मैं आपको बता देता हूँ। लेट 1960 तक फार्मर्स इन द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स थे, हरियाणा के फार्मर्स थे, पंजाब के फार्मर्स थे, वो लोग HYC सीड्स का यूज करने लगे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इरिगेशन में HYC हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जो होती हैं उनका यूज करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। और इरिगेशन लोग कर रहे थे, टाइम टू टाइम उसे सिंचाई कर रहे थे उसकी। द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू इंक्रीज द यील्ड प्रोडक्ट्स। अब देखिए क्या हो रहा है। 1960 तक जो फार्मर्स थे पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वो लोग भी थोड़ा मॉडर्न हो चुके थे और वो लोग भी HYC सीड्स का यूज करने लगे थे। इरिगेशन कर रहे थे अपने खेतों को। ट्यूबवेल से इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इरिगेशन स्टार्ट कर दिए थे। केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे। पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे। पेस्टिसाइड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स होता है कि जो फसल में कीड़े लगते हैं उन्हें मारने के लिए जो दवा होती हैं उन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं। टू इंक्रीज यील्ड मतलब कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन सब का यूज किया जाने लगा था, जिसके वजह से पूरी हरियाली आ गई थी। अब देखिए, अब ये सब होने की वजह से अब एक क्वेश्चन आता है, विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड में कुछ कमियां नहीं आई थी? लैंड बिल्कुल वैसा ही था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के माध्यम से अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग मतलब कि ट्यूबवेल से इरिगेशंस, HYC सीड्स का यूज करना, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, इन सभी की वजह से जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा यूज होते जा रहा है। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा था। निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, मैंने आपको बताया कि चारों तरफ हरियाली आई थी। लोग HYC सीड्स का यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे थे, और केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल है तो जाहिर सी बात है अगर वो फसल ठीक हुआ पर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो तो कम होएगी ही होएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा कि निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएशन विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो चल रहा था वहाँ पर, उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो भी बहुत ही घटते चली जा रही थी। वो भी सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल होते जा रहा था, मतलब कि उसकी फर्टिलिटी घटते जा रही थी, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने लगे थे। केमिकली जो देखिए केमिकल जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को नष्ट कर देता है। इसीलिए हमें ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का न यूज कर जो गांव में जो कई लोग अभी भी करते हैं, जो पशु होते हैं उनके डंग से जो मतलब कि बनता है, या फिर जो कतवार उतवार से मतलब कि फल के छिलके उलके से जो
फर्टिलाइज़र बनता है, मैन्योर बनते हैं, उनको हम डालना चाहिए खेत में, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो उस समय तो फसल को बढ़ा देगा, पर आगे चलकर सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देता है। तो वही बात हो रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज बढ़ता गया, सॉइल में फर्टिलिटी जो है जो सॉइल फर्टाइल था वो उसका मात्रा कम होते गया। Continuous use of groundwater for ट्यूबवेल्स इरिगेशन हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर साइकिल। जब लगातार जो ट्यूबवेल्स थे उनसे पानी का सिंचाई होने लगा, खेतों की सिंचाई होने लगी पानी निकाल कर ट्यूबवेल से, तो जिसके वजह से जो वाटर साइकिल हो रही थी वो पूरे अच्छे तरह से नहीं हो पा रही थी, पानी की कमी पड़ने लगी थी। देखिए, कॉन्टीन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स, जो ज़मीन के अंदर की पानियाँ हैं उनको ट्यूबवेल से निकाल कर इरिगेशन करने लगे थे लोग, और इसका कॉन्टीन्यूअस यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से वाटर साइकिल नहीं हो पा रही थी और बरसात भी कम होने लगा। जब वाटर साइकिल नहीं हो पा रहा था तो बरसात भी कम होने लगा, जिसकी वजह से रेनी सीजन में लोग भी ट्यूबवेल्स यूज करने लगे, और जिसकी वजह से पानी की कमी तो बिल्कुल ही होएगी। अब देखिए, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, और तो ये सब हमने इस वीडियो में देखा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालनपुर। दोस्तों, मैं हूं अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि पालनपुर के किसानों में किस तरह जो लैंड थी वो बांटी गई थी, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, तो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह जो पालनपुर के किसान थे उनके बीच में जो लैंड्स थी उनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बांटा गया था। तो लैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि फार्मिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation। पालनपुर में क्या था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास खेती करने के लिए सफिशियंट लैंड नहीं थी कि वो कल्टीवेट कर सकें खेतों को और उस पर खेती कर सकें, क्योंकि जो लैंड्स थी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी पालनपुर के किसानों में। मतलब अनइवनली मतलब इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड थी, किसी के पास ज़्यादा था तो किसी के पास बिल्कुल ही नहीं था, और किसी के पास था तो बहुत ही ज़्यादा था, और किसी के पास बिल्कुल नहीं था। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो पालनपुर के किसानों थे उनके बीच में जो लैंड थी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, मतलब कि इक्वल तरह से नहीं बांटी गई थी, और जो कि इसकी वजह से कितने लोग खेती नहीं कर पाते थे। तो आखिर वो क्यों नहीं कैसे बांटी गई थी कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए थे। तो सम डू नॉट हैव लैंड, कितने लोगों के पास लैंड था ही नहीं, और सम हैड ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, और कुछ लोगों के पास जो लैंड था वो थोड़ा बहुत था, और सम सेक्शन हैव यूज पार्ट ऑफ लैंड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों के पास लैंड था, तो जैसे मतलब कि कुछ लोगों के पास लैंड था, कुछ लोगों के पास लैंड बिल्कुल ही नहीं था, और कुछ लोगों के पास लैंड था तो वो था ही बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब कि जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 450 फैमिलीज थी, उनमें से 80 फैमिलीज जो थी वो अपर कास्ट की थी। तो उन लोगों के पास जो था, उन सेक्शन के पास था, वो बहुत ही ज़्यादा लैंड थी, और जो लोग गरीब थे उनमें से कुछ लोगों के पास कुछ लैंड का कुछ प्लॉट था तो कुछ लोगों के पास नहीं था। अब आप इसका एक कहानी पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल सिचुएशन इन द पालनपुर स्टोरी ऑफ गोविंद। आपके एक एनसीईआरटी बुक में एक गोविंद का स्टोरी दिया है, आप उसे पढ़िएगा, आप समझिएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो कैसे नहीं खेती कर पा रहा था, और किस तरह वहाँ पर जो लैंड थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहीं पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे ये पूरा मान लीजिए कि ये पालनपुर का पूरा ही एरिया है, जितना मतलब लोगों के रहने से बचता है उसका ये पालनपुर का पूरा एरिया है खेती करने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास इतना पार्ट लैंड है, तो कुछ लोगों के पास एक छोटा सा लैंड है, कुछ लोगों के पास इतना लैंड है, तो कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही लैंड है ही नहीं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसने पार्ट में इतने लोग हैं और कुछ लोगों के पास इतना अकेले लैंड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डायग्राम से आपको समझ सकते हैं कि किस तरह जो
पालमपुर था वहाँ के किसानों के बीच में जो लैंड्स थी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब कि बराबर नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड थे। कुछ लोगों के पास लैंड था तो कुछ लोगों के पास लैंड नहीं था। तो अब बात आता है कि जिन लोगों के पास लैंड नहीं था वो लोग क्या करते थे, आखिर वो लोग तो ऐसे हाथ मार कर बैठ नहीं सकते हैं। तो देखिए, स्मॉल फार्मर अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेवल। तो देखिए क्या हो रहा है, जो स्मॉल फार्मर थे उनका क्या वो क्या करते थे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रोडक्शन के लिए लेबर्स का भी एक बहुत ही, खेती के लिए लेबर्स का भी एक बहुत ही ज़रूरत होता है। लेबर्स जो होते हैं उनका एक बहुत ही मेन रोल होता है। लैंड्स के बाद दूसरा मेन रोल होता है लेबर्स का। तो यहाँ पर देखिए, जो स्मॉल फार्मर्स थे वो लोग क्या करते थे, जो बड़े लोग थे उनके खेतों में जाकर काम करते थे। तो पहले देखिए, स्मॉल फार्मर्स दे अलोंग विद देयर फैमिली एंड कल्टिवेट देयर आउन फील्ड्स, मतलब जिसमें जितने लोगों के, कुछ लोगों के पास अगर जो खेत थे, मतलब जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत खेत का प्लॉट था, थोड़ा बहुत पार्ट था, तो वो लोग अपने फैमिलीज के साथ उस खेत पर खेती करते थे और उसी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। पर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, मतलब कि जो हाई सेक्शन के फार्मर्स थे, वो लोग क्या करते थे, दे हायर फ्रॉम लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। देखिए, मैंने कहा कि जिन लोगों के पास खेत नहीं थे उन लोगों से अपने खेतों पर काम करवाते थे, उन लोगों की हायर करते थे। मतलब कि जो अमीर लोग थे उनका मान लीजिए इतना बड़ा फील्ड है, तो वो क्या करते थे, जिन लोगों के पास बिल्कुल ही खेत नहीं है उन लोगों को बुलाते थे और अपने खेत पर खेती करवाते थे। और जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत खेत था, जो वीकेस्ट सेक्शन थी, वो लोग अपने खेत पर उतना में ही अपने फैमिली के साथ काम कर कर खुश रहते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, कि जो छोटे लोग थे वो लोग दूसरे लोगों के खेतों में जाकर काम करते थे। तो यहाँ पर आपको ये सब याद रखना है पॉइंट्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेशन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ दी फूड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर थे वो लोग खुद नहीं काम करते थे, दूसरे फार्मर्स को हायर करते थे। तो वो कौन लोग थे जिन्हें वो हायर करते थे, तो वो लोग ऐसे फार्मर्स भी थे, ऐसे लेबर्स भी थे जिनके पास बिल्कुल ही लैंड नहीं था, जो लैंडलेस थे। फार्मर्स लेबर्स कम आइदर फ्रॉम, दोनों लोग आते थे, दोनों तरह के लोग आते थे, जिन लोगों के पास लैंड था और जिन लोगों के पास लैंड नहीं था, वो दोनों लोग ही किसके पास आते थे, जो बड़े लोग थे, बड़े किसानों के पास आते थे और उनसे उनके खेतों पर काम करते थे। फ्रॉम लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेशन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ फूड, मतलब कि वो लोग, मतलब जिनके पास लैंड था पर उनकी छोटा बहुत लैंड था पर उनकी फैमिलीज बड़ी थी जिसकी वजह से कमी पड़ती थी, तो वो लोग भी आते थे। और जिनके पास बिल्कुल ही नहीं लैंड था वो लोग भी आते थे, किस लिए, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के खेतों पर खेती करने के लिए। तो यहाँ पर सिचुएशन ऑफ ए फार्म लेबर्स, स्टोरी ऑफ द पेज नंबर 8, आपको पेज नंबर 8 पर एक स्टोरी दी गई होगी एनसीईआरटी बुक में, तो आपको उसे पढ़ना है, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको देखिए, मैं स्टोरी भी बता दे रहा हूँ कि आपको पूरा स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, जितना स्टोरी बुक में दिया है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना इंपॉर्टेंट स्टोरी बता देता हूँ कि किस तरह वहाँ पर आपको स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टोरी अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँगा तो आप फिर पढ़ने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार खुद से आपको सेल्फ स्टडी करना है, और जिसकी वजह से आपको कुछ ना आपको आपके दिमाग में कुछ तो कुछ बैठेगा। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि जो, मतलब कि जो बड़े लोग थे वहाँ उनके ज़मीनों पर, जिनके पास बिल्कुल ही नई लैंड थे और जिनके पास थोड़ा बहुत लैंड था, वो लोग भी वहाँ पर काम करने आते थे। तो अब देखिए, यही था आज का इस वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, मतलब कि किन किन कैपिटल्स का फार्मिंग में मतलब कि आवश्यकता पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह जो फार्मर्स थे वहाँ के लोगों में किस तरह खेत जो थे, वो लैंड जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थे। तो चलिए, इस नोट्स को डाउनलोड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह पालमपुर के किसानों में खेत जो है वो बांटे गए थे, किस तरह लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों की, किन कैपिटल्स की आवश्यकता पड़ती है हमें खेती करने के लिए। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग में किन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। मॉडर्न फार्मिंग, जैसा कि जैसे आपको पता ही होगा कि जितने ही हम मॉडर्न होते जाते हैं उतना ही हमारा खर्च बढ़ता जाता है। तो मॉडर्न फार्मिंग कैपिटल मनी इंटेंसिव, मतलब कि मनी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। फर्टिलाइज़र लेने के लिए ट्रैक्टर्स हैं, तो उन्हें अगर आप
अपने खेतों को जुतवाना चाहते हैं तो उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे, कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो जितने भी हम मॉडर्न होते जाते हैं उतना ही हमारा खर्च हर चीज़ में बढ़ता जाता है। तो वही बात हो रहा है, मॉडर्न फार्मिंग में कैपिटल मनी इंटेंसिव, मनी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल फ्रॉम द मनी लीडर्स टू ट्रेड बैड स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अमीर लोग थे तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपना किसी तरह चला लेते थे कि हाँ वो लोग किसी तरह काम कर लेंगे। पर जो गरीब फार्मर्स थे, जो गरीब किसान थे, उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास खेती करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे, जो मनी लीडर्स है, मतलब कि जो अमीर लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, उनसे कर्जा लेते थे, उनसे उधार लेते थे, मनी को बोरो करते थे। आपको पता ही होगा कि इस समय भी बहुत सारे लोग, कितने लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो वो लोग वहाँ पर बैंक से नहीं लेते थे। वहाँ पर जो मनी लीडर्स थे जिन लोगों के पास पैसा था, थोड़ा अमीर थे, उन लोगों से पैसे उधार लेते थे। और आप इसका स्टोरी, एक और स्टोरी में बता देता हूँ, पेज नंबर 9 पर आपको स्टोरी है, उस स्टोरी को आपको ज़रूर पढ़ना है। उससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह वहाँ पर लोग पैसे कर्ज पे लेते थे और फिर उसे चुकाते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अमीर लोग जो थे उनकी तो कोई बात ही नहीं थी, पर स्मॉल फार्मर जिनके पास पैसे नहीं थे वो लोग पैसे उधार लेते थे। और मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम दी फार्मिंग। अब देखिए मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, उनके पास तो खुद का पैसा था, खुद का सेविंग था, उन्हें उधार लेना नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं को हर तरह से अपना सब कुछ खोना पड़ता था। गरीब लोगों के, अमीर लोगों के खेत में जाकर काम करना पड़ता था, खेती करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे। और मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो थे वो लोग आराम से खेती भी नहीं करते थे, दूसरे लोगों को अपने खेत में लगा भी देते थे, और ज़्यादा ज़मीन होने की वजह से वो उनके सेविंग में से अपने फिर अगले फसल के लिए पैसे बचा भी लेते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सब कुछ, जो परेशानी उठानी पड़ रही थी वो स्मॉल फार्मर्स की थी। तो इस वीडियो में यही था कि किस तरह मतलब कि किन कैपिटल्स का यूज होता है फार्मिंग। तो कैपिटल मतलब कि आप जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है अब लैंड, फार्मर्स, आपको पैसे भी ज़रूरत पड़ेंगे। तो यही था कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिकल कैपिटल में आपको फिक्स्ड कैपिटल और सारे कई कैपिटल बताए थे। तो वो सब यही था कि किन कैपिटल्स का यूज पड़ता है ज़्यादा फार्मिंग करने के लिए। तो यही था इस वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किन कैपिटल्स का ज़्यादा यूज होता है फार्मिंग करने के लिए। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि किस तरह स्मॉल फार्मर्स जो थे वो कर्ज लेते थे और फिर उसे चुकाते थे। तो और इस पर एक स्टोरी भी थी, आपको उसे ज़रूर पढ़ लेना था। कौन सा, पेज नंबर 9 का स्टोरी था, उसे आपको पढ़ने के लिए कहा था। तो उम्मीद है आप लोग जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम दी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर सरप्लस जो है, सरप्लस पढ़ो चाहे सरप्लस पढ़ो, जो आपको समझ में आता है वो पढ़ो। तो इसका मीनिंग क्या है वो देखिए। तो मीनिंग क्या होता है, सरप्लस का मीनिंग क्या है, द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, इट इज एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर कहने की कोशिश क्या कर रहा है, सरप्लस वो ग्रेन का अमाउंट है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कर रहे थे। तो देखिए सरप्लस केवल ग्रेन के अमाउंट ही को नहीं कहा जाता है, जो हमारे पास, जो हमारी आवश्यकता, जब हमें आवश्यकता अनुसार जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, तो उसके बाद जो हमारी जमा पूंजी होती है उसी को हम सरप्लस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या था, किसान है तो किसान क्या जमा करेगा, ग्रेन जमा करेगा। तो किसान जो क्या करते थे, द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मीट, मतलब कि जो अमाउंट का ग्रेन बचता था जब उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती थी तो उसी को हम सरप्लस करते हैं। इट इज़ एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन से, इसी को प्रोडक्शन कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इतना मात्रा में अधिक हुआ कि हमारा इस बार हम इतने अमाउंट ऑफ ग्रेन को बचा सकें। तो यही हो रहा है। यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं हम, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। जो उनकी जब बची हुई जमा पूंजी रहती थी, ग्रेन्स रहते थे, उनको बेचकर कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदते थे। तो वो कैसे करते थे, यहाँ पर वही देखिए। तो यहाँ पर देखिए द अमाउंट ऑफ ग्रेन, जो ग्रेन का अमाउंट बच जाता था, जितना मात्रा में ग्रेन बच जाता था उनकी जब जो मीट थी, जो उनकी आवश्यकता थी उनकी पूरी हो जाती थी, तो उसी को सरप्लस कहा जाता था। तो ये सरप्लस जो थे वो सबके पास नहीं थे। अब
जो लोग किसान थे, जो छोटे किसान थे, जिनके पास गरीब लोग थे, तो उनके पास तो इतना तो है नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो उससे कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग लोन जो लिए रहते थे उसे चुकाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मॉल फार्मर्स लोन वगैरह लेते थे, तो वो सब लोन चुकाने में लग जाता है। लेकिन जो बड़े लोग थे और कुछ लोगों के पास ऐसा था जो सरप्लस थोड़े अपना जम्मू कश्मीर कुछ बचा लेते थे। नॉट एवरीबॉडी हैव सरप्लस, मतलब सबके पास सरप्लस जो है वो नहीं रहता था। स्मॉल फार्मर्स लिटिल सरप्लस, मतलब कि जो छोटे किसान थे उनके पास थोड़ा बहुत ही सरप्लस था। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव हाई अमाउंट ऑफ सरप्लस, क्योंकि मीडियम और लार्ज मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अपने सेविंग में से फार्मिंग करते थे, उन्हें लोन वगैरह नहीं लेना पड़ता था। जो स्मॉल फार्मर थे वो लोन लेते थे, जिससे उनका अमाउंट तो थोड़ा बहुत अब और भी कम हो जाता था लोन देने में। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो सरप्लस थे वो सबके पास नहीं थे, कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत था, कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल ही नहीं था, और जो बड़े किसान थे, बड़े लोग थे, उन लोगों के पास तो ज़्यादा ही सरप्लस उनकी जमा पूंजी रहती थी। तो देखिए क्या होता था, सेल सरप्लस, मतलब कि यहाँ पर इधर से देखिए, इधर को भी छोड़ दीजिए, सेल सरप्लस टू मार्केट, जो उनका सरप्लस जो जमा पूंजी बचता था, जो अनाज बचते थे आवश्यकता के ख़त्म हो जाने के बाद, उसे मार्केट में बेचते थे और मनी अर्न करते थे। बेचेंगे तो जाहिर सी बात है मनी तो मिलेगा ही, अर्न करेंगे। और उससे जो देखिए, मैं यहाँ पर अभी अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास ज़्यादा सरप्लस थे। और बाय ट्रैक्टर को खरीदते थे, और देखिए और लोन भी देते थे। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जिन लोगों के पास ज़्यादा सरप्लस था वो लोग बाजार में ले जाकर, जिन लोगों के ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी सरप्लस रहता था वो लोग सब लोग बेचते थे। पर क्या बात था कि मतलब कुछ लोगों के पास ज़्यादा था तो कुछ लोगों के पास कम था। तो देखिए, जो लोग लोन लिए रहते थे वो लोग सरप्लस को बेचते थे मार्केट में, जो उनसे पैसा मिलता था उससे वो देखिए बाजार जाकर बेचते थे, तो उनसे जो पैसा मिलता था उससे लोन चुकाते थे। और जिन लोगों के पास ज़्यादा था, जो लोग अमीर लोग थे, मीडियम और लार्ज सेक्शन के जो फार्मर्स थे, उन लोगों को लोन नहीं चुकाना पड़ता था, वो लोग अपने सेविंग से ही पैसे को खेती करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, जो सरप्लस से मतलब कि बचता था उससे अर्न जो मनी करते थे उससे ट्रैक्टर खरीदते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, छोटे लोग जो थे वो लोग अपना सरप्लस बेचते थे, तो वो लोग अपना लोन वगैरह चिपकाते थे, और जो बड़े लोग थे वो लोग ट्रैक्टर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते थे। तो यही था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह लोग अपने जमा पूंजी को बेचकर उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें, प्रोडक्ट को खरीदते थे, लोन चुकाते थे। तो ट्रैक्टर किस लिए खरीदते थे, ट्रैक्टर इसलिए खरीदते थे कि अगली बार से हमें ट्रैक्टर का भी पैसा ना देना पड़े, ट्रैक्टर से भी हम आसानी से कर लेंगे। तो ये सब कारण थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पालमपुर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और काफ़ी से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ दी पालमपुर का एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किए जाते थे, मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग अपने जमा पूंजी को, सरप्लस को बेचकर किस तरह लोन चुकाते थे, ट्रैक्टर खरीदते थे, वो सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो था वो प्रोडक्शन का, पालमपुर में प्रोडक्शन का मेन एक्टिविटी था। फार्मिंग से ही ज़्यादा प्रोडक्शन होते थे, अनाज के या फिर कोई भी चीज़ के। फार्मर्स आल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ अदर देन फार्मिंग टू अर्न लिवलीहुड। फार्मर्स जो थे, वहाँ के किसान जो थे पालमपुर के, वो लोग कुछ अलग दूसरे एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते थे ताकि वो जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ पैसे अर्न कर सके। दिस एक्टिविटीज़ आर नोन एज नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़, और इन एक्टिविटीज़ को हम नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो देखिए, उनमें जो सबसे पहली एक्टिविटी है डेयरी एंड अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड और मनी। प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन करना। जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको डेयरी जरूर पता होगा कि जहाँ पर भैंस को रखा जाता है, बहुत सारी भैंसों को, तो वो सब चीज़ें भी पालमपुर में किया जाता था। डेयरी एंड अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी मतलब कि मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता था। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर में मैन्युफैक्चर भी किया जाता था, पर स्मॉल स्केल मतलब कि कम लोग ही करते थे, कम मात्रा में ही किया जाता था। प्रोडक्टिव ऑफ गुड्स एट ए स्मॉल लेवल, जैसे जैगरी, जैसे मैं आपको बताया था, लोग हर साल एक बार शुगर कैन जरूर
उगाते थे और शुगर कैन से ही जैगरी बनता है। तो वहाँ के लोग जो थे वो स्मॉल स्केल मतलब थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते थे, जैगरी बनाते थे, मतलब शुगर कैन को उगाते थे फिर उससे जैगरी बनाते थे। दे प्रोड्यूस मोस्टली एट होम आर इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। और इन सबको वो अपने घर पर बनाते थे या फिर वो अपने खेतों में बनाते थे और किसी दूसरे लेबर को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लेबर्स के साथ। आप पेज नंबर 12 पर जो फर्स्ट स्टोरी दी गई है उसे आप जरूर पढ़िएगा। आपको ये कैसे पता चल जाएगा कि कैसे लोग वहाँ पर खेती कर कर जैगरी को प्रोड्यूस करते थे। तो आपको स्टोरी जरूर पढ़ना है। देखिए, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते थे लोग, शुगर कैन को उगाते थे जिससे जैगरी बनाते थे और ये जैगरी अपने घर पर लोग खुद या फिर अपने खेत में अपने फैमिली लेबर्स के साथ बनाते थे। और तीसरा जो इनका एक्टिविटी था वो शॉपकीपर्स आप पालमपुर में छोटी मोटी दुकानें भी चलती थी, स्मॉल शॉप सेलिंग गुड्स इन विलेज। स्मॉल शॉप छोटे छोटे दुकान भी थे जिससे वो गुड्स को सेल करते थे, मतलब कि कोई भी सामान को सेल करते थे। जनरल स्टोर थे। शॉप नियर बस स्टैंड के पास बहुत से शॉप्स थे। स्टोरी ऑफ कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम का एक कंप्यूटर सेंटर वाला जो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में आपके में देखिएगा वहाँ पर कैसे कि करीम एक कंप्यूटर सेंटर खोलता है और धीरे धीरे उस पर बहुत ही ज़्यादा बच्चे आने लगते हैं। तो पालमपुर में शॉप भी चल रहे थे जिसकी वजह से शॉपकीपर्स का भी वहाँ पर लोग मतलब कि काम करते थे। चौथा जो हमारा है वो ट्रांसपोर्ट का आपको जैसे पता ही होगा, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर देखिए वैरायटी ऑफ व्हीकल्स प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन पालमपुर तो रायगंज से लेकर पालमपुर से लेकर रायगंज तक जो ट्रांसपोर्ट होती थी उनसे व्हीकल्स के द्वारा ट्रैक्टर के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे उन सब चीज़ें से ट्रांसपोर्ट के लोग भी कुछ आराम से पैसे अर्न कर लेते थे और अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे। तो फेयरिंग ऑफ पीपुल्स गुड्स, जो पीपुल अनाज उत्पादन करते थे उसे भी वहाँ पर पहुँचाते थे। तो इस तरह कुछ उनका जो फ़ायदा हो जाता था। आप इसके स्टोरी आप किशोर जो दिया है, एक किशोर का स्टोरी दिया उसे पढ़कर एकदम बिल्कुल ही अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ और एक्सरसाइज में अभी आपको नहीं करवाऊँगा। तो अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं।